आधे हिंदुस्तान में सैलाब अटैक से तबाही का बवंडर आ गया। बादल फाड़ आफत और पहाड़ तोड़ मुसीबत ने आम जनजीवन को ठप कर दिया है। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 3 दिन सैलाबी तांडव का अलर्ट है। सेना और आपदा प्रबंधन टीम इन दोनों स्टेट में पहले से एक्टिव मोड में आ गई है। हिमाचल में 45 लापता जिंदगियों की तलाश में सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो उत्तराखंड में एक तीर्थयात्री को बचाने के उद्देश्य से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हिमाचल और उत्तराखंड में राहत बचाव युद्ध स्तर पर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बादलों का प्रहार हुआ। गांदरबल में बादल फटने से रिहायशी इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। घर मकान सब कुछ तबाह हो गए, गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। नेशनल हाईवे पर सैलाब और चट्टानों का अंबार लगा। झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश ने एक बार फिर से दहशत बढ़ा दी है लोगों में। पुणे हो या फिर नासिक, शहर में जो शहर है वो दरिया में तब्दील हो गए हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद अभी भी सेना की टीम रेस्क्यू मिशन में लगातार जुटी हुई है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरह से आसमानी प्रहार ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। केदारनाथ में 31 जुलाई को बादल फटने से हुई तबाही में अभी तक रेस्क्यू जारी है। 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी लोग फंसे हुए हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू कंप्लीट किया जाए, यही टारगेट है। इस टारगेट के साथ मिशन एयरलिफ्ट को तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर लगातार केदार घाटी के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। कोने कोने में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केदारनाथ ट्रैक से लेकर पहाड़ों की चोटी पर लगातार नजर बनी हुई है प्रशासन की। केदार घाटी से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। जो पैदल रूट है वहां पर भी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। टेम्परेरी ब्रिज बनाकर नदी किनारे रास्ते निकालकर पहाड़ों और जंगलों के बीच से रस्सियों का सहारा लेकर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें रेस्क्यू करने का काम जारी है। तस्वीरों के साथ हम चल रहे हैं यहाँ से सेरसी हेलीपैड पर, जहाँ से पूरे तरीके से रेस्क्यू करके सुरक्षित सभी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ तीर्थयात्री भी है जो लोग केदारनाथ में फंस गए थे और केदारनाथ से वो फंसने के बाद इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सचिन गिरी। कहाँ से कैसे फंस गए थे आप? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे घूमने आए थे फैमिली के साथ। जिया जी थे, दीदी सब आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए अच्छे से। उसके बाद बारिश अचानक से शुरू हो गई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो गई काफी जगह। जितनी जगह झरने आ रहे हैं वो सारे रास्ते टूट चुके थे। फिर बीच में जो रास्ते थे उनपे एनडीआरएफ वालों ने रेस्क्यू करवा के पार करवाया। सब जितने भी बोले थे यहाँ पे, जब सबको पार करवाया। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं 3 दिन से। हम यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे बाहर की तस्वीरें मैं दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ों के बीच से रेस्क्यू करके सभी लोगों को लेकर जाया जा रहा है। चूंकि सोनप्रयाग से लेकर जो केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग है, उस मार्ग पर लोग कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें टूट गई है। उन सड़कों के टूट जाने की वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं नीचे के भी कि किस तरह से लैंडस्लाइड होने के बाद की क्या तस्वीरें हैं। केदारनाथ आया था और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से मैं यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं मेरे को यहाँ पर रुकते रुकते और लाइन में लगते लगते आज नंबर मेरा आया है। और ये सामने लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और जो पत्थर गिरे हैं उसकी वजह से कई जगहों पे रास्ता बंद हो गया है और रास्ता बंद होने के कारण लोग फंस गए। सभी यात्रियों को फंसने के बाद से रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है। 31 तारीख की रात में ये पूरा सैलाब गिरा था और जिसके बाद हजारों की संख्या में यात्री फंस गए थे और उसके बाद से ही रेस्क्यू का अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग इस वक्त 8500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से रेस्क्यू करके सभी लोगों को नीचे लेकर जाया जा रहा है, जहाँ से सुरक्षित स्थान पर सभी लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। केदारनाथ में अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है और 1500 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने में लोकल टीम भी बहुत ज्यादा मदद साबित हो रही है। आसमानी प्रहार से केदारनाथ ट्रैक पर भी काफी नुकसान हुआ। ऐसे में सेना की टीम अब पूरे रास्तों को क्लियर करने के टारगेट पर काम कर रही है।
सोनप्रयाग में झूला ब्रिज का निर्माण हो रहा है ताकि स्थानीय लोगों की अब मदद की जा सके। जो ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे हैं उनकी मदद के लिए टेम्परेरी बेसिस पर फिलहाल केबल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। केदार घाटी में आई त्रासदी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का आज चौथा दिन है। मैं इस वक्त सोनप्रयाग में हूं और सोनप्रयाग के पास में जो गौरीकुंड के दूसरी तरफ का रास्ता है वहां से पैदल आ रहे यात्रियों को निकालने के लिए आज आर्मी को बुलाया गया है। आर्मी की एक बटालियन यहां पर पहुंची है और गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में जो सड़क बह गई है लैंडस्लाइड में, वहां से लेकर यहां तक एक रोपवे बनाने की कोशिश की जा रही है। रोपवे पुल बनाने की तैयारी में है। हालांकि आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि 7 से 8 घंटे इसको तैयार करने में लग जाएगा। उसके बाद फ्रिक्वेंटली लोगों को, जो लोग सामने दिख रहे हैं, उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। हालांकि प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार आज 1000 से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर है। जैसे केदारनाथ में जो लोग हैं उनको लिंचौली हेलीपैड से उनको लाया जा रहा है। इसके अलावा भीम वैली से जो लोग फंसे हुए हैं उनको हेली सेवा के जरिए सब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेली सेवा के जरिए ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन जो लोग पैदल मार्ग से आ रहे हैं, ये तस्वीर हम दिखा दें कि पैदल मार्ग से ऊपर से आने वाले लोगों के लिए एक रोप डाली गई है और बीच बीच में एनडीआरएफ और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और धीरे धीरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज भी जैसा कि अनुमान है कि जो पूरा रेस्क्यू है ये भी पूरा नहीं हो पाएगा, चूंकि बड़ी संख्या में लोग जगह जगह रुके हुए हैं और जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनसे परिवार के लोगों का कनेक्टिविटी भी टूट गया है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। इसलिए जिनके परिवार के लोग अभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो परिवार के लोग काफी परेशान है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज आर्मी का ये रोपवे पुल बन जाने की वजह से राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में और ज्यादा तेजी आएगी। उत्तराखंड में बादल फटने से अब तक 17 मौत हो चुकी हैं। 31 जुलाई को जिस दिन आपदा आई उस दिन 15 लोगों की जान चली गई, जबकि अगले दिन 1 अगस्त को 2 लोगों की मौत की खबर आई। टिहरी में 3, हरिद्वार में 4, देहरादून में 6 और चामोली में 1 और रुद्रप्रयाग में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सेना, एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। लगातार सर्च ऑपरेशन के साथ साथ हालात को सामान्य करने के दिशा में काम लगातार किया जा रहा है और प्रशासन भी हर तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ उत्तराखंड में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट होने के कगार पर आ गया, तो दूसरी तरफ हिमाचल में लापता लोगों की तलाश इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुल 47 से ज्यादा लोग लापता हो गए। सिर्फ समेज खड्ड गांव में 35 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं और इसकी रिपोर्ट है। समेज गांव में तबाही सबसे ज्यादा हुई। रिहायशी इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। सेना ने टेम्परेरी ब्रिज बनाकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। पहाड़ों में फंसे लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। 31 जुलाई को सैलाबी अटैक के बाद काफी लोग ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे थे, जिनसे संपर्क कट गया था। लोगों ने जैसे तैसे खुद को तो बचा लिया, लेकिन उनका पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका है। भारी बर्बादी हुई है और समेज खड्ड के अगर आप गांव में नजर डालेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि वहां पर कभी घर हुआ करते थे। पूरा का पूरा जो गांव है वो मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन उन सबके बीच ये जो रेस्क्यू जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से सेना देवदूत बनकर लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है, ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और जब यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम यहाँ पर पहुँची है तो ये कुछ सामान जो है वो यहाँ पर मिला है, जो शायद किसी घर में से बहकर यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें ये बच्चे के खिलौने हैं, छोटे छोटे बच्चे के कपड़े इसमें पड़े हैं। ये पूरा थैला जो है उन्हीं कपड़ों से भरा हुआ है। ये मेकअप किट है और यहाँ पर कुछ मेकअप का सामान है, आभूषण, कुछ गहने पड़े हैं, बाकी सारा मेकअप का सामान यहाँ पर इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ अब चीज़ें ही यहाँ पर बची हैं, बाकी सब कुछ मलबा अपने साथ यहाँ पर बहा कर ले गया है। कुकर है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर मैं इधर आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो ये टूटा हुआ मोबाइल भी आपको नज़र आएगा, जो अब यहाँ पर उस मलबे में बहकर आया है, लेकिन अब ये पूरी तरह से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये तस्वीर
इस वक्त यहाँ पर बची है, ये मोबाइल है और बाकी यहाँ पर सब कुछ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर थे यहाँ पे जो बह गए हैं और अब यहाँ पर बचे हैं तो सिर्फ अवशेष बचे हैं या कुछ एक निशानियाँ बची हैं। ये लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है कि शायद कुछ मिल जाए, उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ अब जो लोग थे उनकी निशानियाँ बची हैं। ये बेड का कोई हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं, ये डबल बेड का हिस्सा है वो यहाँ पर पड़ा है। बाकी सब कुछ यहाँ पर बहता हुआ चला गया। दूर दूर तक नज़र जाएंगे तो तबाही का मंजर ही नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं किसी घर की ये दीवार है, ये आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये किसी घर की दीवार है यहाँ पर, और बाकी घर कहाँ गया ये कुछ नहीं पता। और ठीक वैसे ही दीवार आपको आगे भी नज़र आएगी, आगे भी कपड़े आपको नज़र आएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं कि वो वाइट कलर की भी एक दीवार नज़र आ रही है, उसके साथ कुछ कपड़े हैं, बाकी सब कुछ बह कर चला गया है। ये कटोरी जो है वो यहाँ पर अभी निकली है और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बची हैं जो शायद किसी बच्चे के कपड़े हैं, खिलौने हैं, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। तो तबाही की मंजर की तस्वीरें कैसे होती हैं, किस तरह के वहां पर हालात पनपे, आपको हमारे सहयोगी ने बताया। पूरे हिमाचल में 45 से ज्यादा लोगों का अभी तक अता पता नहीं है। 31 जुलाई के रात में 3 जिलों में आई तबाही के बाद से सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें ग्राउंड पर एक्टिव हो गईं। नदी से लेकर ऊंचाई वाले हर रेंज में तलाशी अभियान जारी है। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। समेज गांव में रेस्क्यू के लिए 6 जेसीबी क्रेन भी मंगवाए गए। तबाही वहां पर किस तरह से हुई है इसका आकलन करना भी मुश्किल है। घर हो, मकान हो, सब कुछ डैमेज हो चुका है। स्कूल कैंपस खंडहर में तब्दील हो गया। दर्जनों गाड़ियां मलबे के ढेर में बन गई हैं। हिमाचल के समेज खड्ड गांव में सबसे बड़ा रेस्क्यू चल रहा है। यहां पर 35 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना दिन रात एक करे हुए है। मलबे से लेकर पहाड़ की चोटी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। कुल्लू में 9 जबकि मंडी में 5 लोग लापता हो गए। पूरे ऑपरेशन में 400 से ज्यादा जवान जुटे हैं। चारों तरफ तबाही के मंजर ही नजर आ रहे हैं। जिस रात कुदरत ने यहाँ कहर बरपाया, क्या मनुष्य और क्या पशु सबकी जिंदगी पर बनाई। इस वक्त मैं उस गांव के उस दूसरे छोर पर मौजूद हूँ। समेज गांव है, उसके दूसरे छोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्रकृति ने पूरी तरह से कहर बरपाया था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन लावारिस घरों की तस्वीर है जहाँ पर शायद अब कोई नहीं आएगा। ये क्योंकि पूरा का पूरा गांव जो था वो उस समय जो बाढ़ आई, जो पानी आया, उसमें बहता हुआ पूरा गांव जो था वो अपने साथ लेकर चला गया जो पानी था। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी निशानियाँ बची हैं और काफ़ी निशानियाँ तो इस मिट्टी के अंदर दबकर रह गई हैं। इस वक्त हमारे साथ इसी गांव के एक शख्स हैं जिनकी गाय जो थी उस दिन एकमात्र गाय थी जो बच गई थी। उसको यहाँ पर अब पानी डालने के लिए यहाँ पर इनका ये घर है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहते थे, ये ऊंचाई वाले इलाके में थे। किस्मत अच्छी थी तो ये बच गए। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, ये आप यहाँ पे गाय के लिए आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गाय पालने के लिए आए सर। अच्छा। तीन दिन से भूखी थी। अच्छा। हाँ जी, आज ये थोड़ा सा चलने के लिए प्रबंध हुआ तो उसके बाद में यहाँ आया जी। आप आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ का अगर मैं स्थिति आपसे पूछूं, क्योंकि आप तो यहाँ पर रहे हैं, रहते हैं, तो क्या था यहाँ पर? कितना ये मलबा जो था कितना फुट ऊपर आ गया? ये लगभग 35 फुट तो लगभग कह सकते हैं ऊपर आ गया। हाँ जो जी। नाला था वो 35 फुट नीचे था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो और यहाँ पर पूरे गाँव हुआ करता था ये? हाँ जी, यहाँ तो हम ही थे ना जी। गाँव ये यही सामने था जी, इधर को। ये सारा गाँव हुआ? हाँ जी, इधर को। हाँ जी। अच्छा अच्छा। जो आप रेत का जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही आई है उसके मंजर देखकर जो लोग वहां पर बचे हुए हैं वो दहशत में हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी है। डरे सहमे लोग अब जिंदगी बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने में जुट गए। बसे बसाए कई गांवों के नामो निशान तक मिट चुके हैं। तिनका तिनका जुटाकर बनाए गए घर अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। मैं अगर आपको इंडिया टीवी की टीम पहली बार नदी के इस तरफ आई है जहां पर उस दिन सैलाब ने कहर बरपाया था। जो गिने चुने मकान हैं अब वो अपनों की राह देख रहे हैं और ये जो मकान है उस सैलाब में ये
एकमात्र ऐसा किस्मत वाला था कि जो बच गया। काफ़ी हिस्सा इसका नीचे दब गया है, सिर्फ 2 मंजिल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो भी पूरी तरह से गाद में यहाँ पर उसके अंदर मलबा जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर नज़र आएंगे और वहाँ उस टाइम के जब ये पूरा यहाँ पर वाक़या हुआ, जब यहाँ पर ये तांडव जो था हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मचा हुआ था, तो उस वक्त ये कपड़े वगैरह जो हैं यहाँ पर उसके साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि ये कंबल जो है किस तरह से कीचड़ में सना हुआ है, रजाई है, कंबल हैं और ये घर पूरे के पूरे अब सुनसान हो चुके हैं और इसकी जगह अब बड़े बड़े पत्थर जो हैं उन्होंने ले ली है। ये ऊपर वाली मंजिल की तस्वीर है, ये भी कमावेश वैसे ही खाली पड़ा है और यहाँ पर भी इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ये एकमात्र यहाँ पर भगवान की तस्वीर सामने आपको नज़र आएगी, लेकिन शायद उस रात भगवान भी रूठ गए थे कि यहाँ पर इतनी त्राही माम मचा कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं, क्या बूढ़े, सब जो थे वो काल के ग्रास में समाते चले गए। कुछ ही एक लोग थे वो जिंदा बच पाए थे। उम्मीद करते हैं कि इस घर के लोग भी अपने आप को जिंदा रख पाए होंगे। शिमला के समेज गांव में स्कूल अस्पताल में 40 से 50 घर मकान मलबे के अंबार में तब्दील हो गए। जहां रिहायशी इलाका बसा हुआ था वहां दरिया बह रही है। पहाड़ों से पानी का अटैक अभी भी लोगों को डरा रहा है। सेना हो, एनडीआरएफ की टीम हो, मिशन जिंदगी में जुटी है। स्निपर डॉग्स की मदद से तलाशी अभियान जारी है। आधुनिक इक्विपमेंट की मदद ली जा रही है, जिसके चलते मलबे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि किसी भी तरह से जो बचे हों उन्हें निकाला जा सके या जिनकी मौत हो गई है उनकी बॉडी रिकवर की जा सके। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। बर्बादी की तस्वीरें बताने के लिए ये काफी है कि हिमाचल इस वक्त किस कदर तबाही से गुजर रहा है। इंडिया टीवी की टीम जो है पहली बार नदी के इस तरफ पहुंची है। ये टेम्परेरी आप पुल देख रहे हैं, इसी को पार करते हुए जो हमारी टीम है इंडिया टीवी की वो अब यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पत्थरों के बीच में बताया जाता है कि यहाँ पे एक अस्पताल था, तो अस्पताल का ये कोई स्ट्रेचर या चेयर है, व्हील चेयर, उसका ये पार्ट है जो पत्थरों के बीच पूरी तरह से दबा हुआ है। उसके बाद इस तरह के लोहे के एंगल जो देख सकते हैं आप कि पूरी तरह से अब पत्थरों के बीच में दब चुके हैं। और वहीं एनडीआरएफ की एक टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। ये आप सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 2 से 3 मंजिला घर हुआ करता था जो अब पत्थरों की आगोश में समा चुका है और ऊपर एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, जो लाइव डिटेक्टर मशीन के ज़रिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई जिंदा लोग हों तो उनको खोजने की, हालांकि वो कह रहे हैं कि उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन बावजूद इसके खोजने की एक उम्मीद जो है वो यहाँ पर उसके ज़रिए की जाएगी। और ये घर देख सकते हैं आप, अच्छा खासा घर जो है अब पत्थरों में तब्दील हो चुका है। छत जो है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, अंदर पूरे पत्थर भरे पड़े हैं, तो जाहिर तौर पर रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर आएगी। मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर इस समय काफ़ी कठिन माहौल जो है वो है यहाँ पर, ना सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं उनके लिए बल्कि उनके लिए भी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये एक लेंटर है घर का जो इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये पूरे घर का लेंटर जो है अब पूरे का पूरा जो है अब पत्थरों में तब्दील हो चुका है पूरा घर। ये चारों तरफ यहाँ पर अंदर मलबा भरा है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो घर के अंदर घुस आई हैं और क्या दृश्य उस वक्त रहा होगा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ तस्वीर देख के ही दिल दहल जाता है। जहाँ जहाँ नज़र जाती है सिर्फ सैलाब की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बड़े बड़े पत्थर जो जिस घर में रहा करते थे, जो छत सहारा दिया करती थी, अब वो इन पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। जाहिर तौर पर यहाँ पर ज़िंदगी की तलाश करना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी के जितने भी ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है वो लोग लगातार जी जान से लगे हैं कि किसी तरह एक ज़िंदगी जो है वो बचा ली जाए। समेज में 35 लोगों की तलाश जारी है। युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और ऐसे में सेना की टीम ने अब यहां बीमार लोगों के लिए हेल्थ कैंप्स लगाए हैं ताकि समय से सभी को इलाज मुहैया कराया जा सके। जो लोग बचकर आ रहे हैं वो सेना के जवानों को देवदूत कह रहे हैं।
सेना और आपदा प्रबंधन की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रही है। हाँ जी पार बादल फटने से रास्ता खराब हो गए, फिर वहाँ पे अभी भी बहुत खतरा है वहाँ आने, फिर हम यहाँ ढांग ढांग होके आए बड़ा मुश्किल से। हाँ जी सुबह की निकल गए हम 6 बजे के, बड़ा मुश्किल से पहुँच गए, फिर यहाँ पुल से बड़ा दिक्कत पड़े हमारे को आने जा। नहीं हम तो ऊपर रहते थे शिलाबाई में। हाँ जी यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे हमारे रिश्तेदार थे, बहुत ही रिश्तेदार थे, उनको काफी होना पड़ा। पर फंसे हुए थे, काम करने गए थे, सब वहाँ पे फंसे हुए थे। वो बादल पड़ने से रास्ते खराब थे? हाँ बहुत रास्ते खराब हुए थे। तो कितने दिनों बाद आज वापस आ रही है? हम अभी जा रहे हैं वापस 2.5 महीने के बाद। तो वो 1 तारीख से नुकसान हुआ। हम 3 दिन तक शिलाबाव में फंसे, वहाँ रिश्तेदारी में आए हम गौरा पंचायत से। किस चीज से? फ्लड पड़ गया ऊपर से। हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में बादल फटा है। गांदरबल में देर रात अचानक सैलाबी तांडव ने जनजीवन को ठप कर दिया है। नेशनल हाईवे पर मलबे का अंबार भर गया, घर मकान सब कुछ डैमेज हो गए हैं, गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। गांदरबल के कांगन इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि सब कुछ तबाह कर दिया है। बादल फटने से गांव के ऊपर बनी हाइड्रो पावर कैनाल के डैमेज होने की खबर आई है। सैलाब का पानी मलबे के साथ साथ लोगों के घरों में एंटर कर चुका है। प्रशासन और फोर्स बल मौके पर पहुंच गए। रिहायशी इलाका मलबे के ढेर जैसा नजर आ रहा है। इंडिया टीवी की टीम वहां भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। तबाही और बर्बादी की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों से उत्तर भारत के 3 प्रमुख पहाड़ी स्टेट बादल फाड़ आफत की मार झेलने के लिए मजबूर हो गए। हिमाचल उत्तराखंड में तबाही का मंजर अभी ताजा है कि जम्मू कश्मीर में भी बादल फट गया है। गांदरबल इलाके में सैलाबी अटैक हुआ और ऐसे में देश के ये 3 बड़े पहाड़ी स्टेट कुदरत के रौद्र रूप से बेहाल हो गए। बादल फटने से सैलाब का तांडव दिखाई दे रहा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कल देर रात बादल फटा था, जिसकी चपेट में आने से एक महिला बह गई थी। सैलाबी अटैक के बाद अब ये पूरा इलाका मलबे का ढेर बन गया है। तबाही की एरियल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े चट्टानों का मलबा यहाँ भर गया है और आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर पहले मलबे के अलावा कुछ था भी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को आप देखिए, पानी बहुत तेजी की रफ्तार के साथ बह रहा है, पूरा इलाका डूबा हुआ है। बलाडी गांव का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं कुल्लू मनाली बाईपास भी डैमेज हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। एक तरफ पहाड़ों में तबाही का मंजर है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में मानसूनी आफत से हाल बेहाल हो गए लोग। महाराष्ट्र में आसमानी अलर्ट के बाद आज बारिश का प्रचंड तांडव जारी है। मुंबई हो या ठाणे हो, पुणे में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिंधुदुर्ग, नासिक, सतारा, पालघर, रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई में समंदर की तेज लहरें लोगों को डरा रही हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। वहीं नासिक और पुणे में तेज बारिश ने हालात विकट कर दिया है। मंदिरों में पानी घुस चुका है। डैम से जल प्रताप का जो तांडव है वो अब निचले इलाकों को भी डराने लगा है। पुणे में मेट्रो स्टेशन के बाहर सैलाब का पानी भर गया। रास्तों पर दरिया जैसा मंजर नजर आने लगा। छोटी छोटी नदियों ने डेंजर रूप धारण कर लिया है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। सैलाबी आफत से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। सैलाबी तबाही की ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के पुणे की हैं। तेज बारिश के चलते पूरा इलाका दरिया में तब्दील हो गया है। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन को चारों तरफ से घेर चुका है। भारी बारिश के चलते सड़कें समंदर जैसी नजर आ रही हैं। पुणे की लोकल नदियां भी अब खतरनाक हो गई हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी अब डुबोने पर इन इलाकों को आतुर हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पवना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मोरया गोसावी मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। भारी बारिश के बाद मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गईं। नगर निगम ने पावना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को वाटर लेवल में अचानक बढ़ोतरी की वजह से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही नदी के किनारे जाने से बचने की हिदायत भी प्रशासन की ओर से दी गई है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो नासिक की है। यहाँ भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। तेज बारिश के चलते यहाँ भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नासिक में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के बाद गंगापुर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद डैम से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी के किनारे गोदा घाट पर बने कई छोटे बड़े मंदिर पानी में डूब चुके हैं।
बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी के आसपास के लोगों को स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट रहने और ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी है। एहतियातन गोदाघाट और निचले इलाकों की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं केरल के वायनाड में भी तबाही के छठे दिन आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 206 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। यह आंकड़ा आगे और भी बड़ा हो सकता है। रेस्क्यू की 6 टीमों में शामिल 1264 लोग हैं जो लगातार सर्च कर रहे हैं। हर जोन में 40 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है और इसके लिए स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू कर्मियों को राहत बचाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर्स सैलाब में फंस गए, जिनको एयरफोर्स, आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया है। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में लापता और दबे हुए लोगों को खोजने के लिए रडार की भी मदद ली जा रही है। ये रडार जमीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता आसानी से लगा लेता है। आंकड़े जारी किए हैं, उससे ये पता चलता है कि अभी भी 206 लोग आधिकारिक रूप से इस लैंडस्लाइड में लापता हैं। यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है और उन लोगों का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये सर्च ऑपरेशन कितना मुश्किल है। ये बड़े बड़े पत्थर इसकी गवाही देते हैं, क्योंकि जेसीबी से भी इनको एक बार में हिलाना बहुत मुश्किल साबित होता है। ऐसे में इन पत्थरों के बीच, इन पत्थरों के नीचे जमे मलबे के बीच जिंदगियों को ढूंढना या फिर शवों का पता लगाना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना ने 2 सेंसिटिव राडार बेस्ड उपकरण यहाँ पर मंगाए हैं। एक उपकरण का नाम है इको जो है मेन खास तौर पर एवलांचेस में इस्तेमाल होता है। उस उपकरण की मदद से 30 मीटर बर्फ के नीचे अगर कोई मानव दबा हो तो उसका पता लगाया जा सकता है। इस उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पर इस लिहाज से किया जा रहा है क्योंकि जो मलबा है यहाँ पर वो ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट तक जमा हुआ है। ऐसे में क्या शव इसके नीचे दबे हो सकते हैं, मैन्युअली इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहाड़ से लेकर जमीन तक मानसून सितम ढा रहा है तो उधर प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, हिलाकर रख दिया है। अयोध्या के भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने जिस 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया, वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। घर पर उसकी मां सदमे में है और आज पीड़ित परिवार से मिलने बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या के भदरसा पहुंचा। काफी देर तक पीड़ित परिवार के साथ बैठा, उनका दर्द बांटा, उन्हें उनकी बेटी के साथ हैवानियत करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा भी दिया। वहीं कल मोहित की अवैध बेकरी को जमींदोज करने के बाद अब योगी सरकार उसकी दूसरी अवैध संपत्ति पर एक्शन की तैयारी में है। योगी का बुलडोजर पूरी एक्शन मोड में है तो समाजवादी पार्टी के कैंप में टेंशन बढ़ गई। अखिलेश यादव आरोपी के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं तो शिवपाल यादव नार्को टेस्ट कराए जाने की बातें करने लगे। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने तो आज इस पूरे मामले को एक नया रूप रंगी दे दिया और यह कह दिया कि भाई गाजीपुर में 2 रेप के आरोपी ठाकुर समाज से हैं। योगी से पूछा कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। मोहित खान को बचाने की हर संभव कोशिशें हो रही हैं। किसने क्या कहा, सबकी बातें हम आपको सुनाएंगे। अयोध्या गैंग रेप कांड पर मचे सियासी संग्राम की पूरी कहानी भी बताएंगे। लेकिन पहले बात बीजेपी के डेलीगेशन की, जो आज रेप पीड़िता के परिवार से मिलने अयोध्या के भदरसा पहुंचा था। इस डेलीगेशन में यूपी से राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत और बाबूराम निषाद, यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति थी। ये वो बीजेपी नेता थे जो आज पीड़ित परिवार से मिलने अयोध्या पहुंचे थे। इन लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। एक निषाद कन्या की आवाज, उसका दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी वीडियो की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। गरीब और बेवा जो असहाय है उसकी पीड़ा आपको नहीं समझ में आई है। किस तरीके से उस दुराचारी के बारे में जो बात की है, उसने इस गांव में और भी ऐसी तमाम घटनाएं घटित की हैं, लेकिन बाहुबल और धनबल के आधार पर उनको छिपाने का काम किया है। इन ऐसे सब
दुर्दांत अपराधियों को, दुराचारियों को हम नकाब करने का काम करेंगे और जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, सरकार उन पे अंततः कार्रवाई ऐसी करेगी कि उनको कई पीढ़ियां याद रखेगी। योगी सरकार गैंगरेप के आरोपी और सपा नेता मोहित खान पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। जिस बेकरी में उसने ये कांड किया उसे कल योगी ने बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया और अब प्रशासन मोहित के दूसरे अवैध कब्जे को भी मुक्त कराने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव इस पूरे मामले को सियासी रंग देने में लग गए हैं। अखिलेश यादव आरोपी मोहित खान के डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे तो शिवपाल यादव उसका नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। शिवपाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव से पहले बीजेपी उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और देखिए इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश जहां आरोपी के डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं तो मायावती आरोपी के खिलाफ योगी के इस एक्शन का समर्थन कर रही हैं। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के डीएनए टेस्ट वाली मांग पर किसने क्या कहा, अब आप वो देख लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुकृत्य मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए और अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए ये कहा कि बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत और बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा सैफई परिवार बचाव करने के लिए उतर जाता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अखिलेश के बयान पर निशाना साधा। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती योगी सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। मायावती ने यह कहा कि गैंगरेप के आरोपी पर सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी को यह बताना चाहिए कि जब प्रदेश में उनकी सरकार हुआ करती थी तो आपने कितने आरोपियों को डीएनए टेस्ट कराया है। आज पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी अहम सवाल उठाए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सपा ने अब तक मोहित खान को अपनी पार्टी से निकाला क्यों नहीं है। कि बयान जिस तरह से अखिलेश का आया है, अखिलेश उसको कृत्य करने वाले को बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हो? ये गरीब की बेटी है इसलिए, निषाद समाज की बेटी है इसलिए। क्यों अभी तक क्यों नहीं निष्कासन किया गया? पार्टी पूरी तरह खड़ी है, सरकार पूरी तरह खड़ी है और इस परिवार का संरक्षण हो, मैं आगाह करना चाहती हूँ। आज पीड़िता के परिवार से मिलने बीजेपी का जो डेलीगेशन गया था उसमें सभी ओबीसी के नेता थे। संजय निषाद भी पीड़िता के परिवार से मिलकर आए। वो भी ये पूछ रहे हैं कि सपा आरोपी मोहित को क्यों बचाने की कोशिशों में जुट गई है, इसके पीछे उनकी आखिर मजबूरी क्या है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए एक बार। क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी क्या? चूँकि डीएनए तो बहुत पहले, और डीएनए एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। तो क्या पुलिस और ये प्राथमिक रिपोर्ट पर न्यायालय यही हो जाएंगे? वो तो समय आएगा तो होता रहता है आज के दिन। इस विपक्ष के जो कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं उसको बचाएं, क्यों बचा रहे हैं, क्यों उसके अपराधी के साथ खड़े हैं? वहाँ के सांसद से पूछा जा रहा था, कह रहा हमें कुछ पता ही नहीं है, जो आज का टीम मेंबर है, नगर अध्यक्ष है। और तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि इनके यहाँ अपराधियों का संरक्षण प्राप्त रहता है। इस पूरे मामले पर जो लोग सियासत कर रहे हैं उन्हें उस मां के बारे में भी सोचना चाहिए जिसकी महज 12 साल की मासूम बच्ची के साथ मोहित खान ने हैवानियत की है, उसका गैंगरेप किया है। बेटी के साथ हुए इस अत्याचार के बाद से पीड़िता की मां सदमे में आ गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है।
आज हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने पीड़िता की मां से बात करने की कोशिश की, उनसे मोहित पर सवाल किए। सुनिए पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा। जो रेप पीड़िता है उनकी माँ हमारे साथ है। बच्ची की कैसी हालत? ठीक है, पहले से बेहतर है? हाँ पहले से ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या बताया बच्ची ने आपको? बताए बैकरी में तोस के बहाना बुलाए है, वहीं पर घटना करे है मोहित और राजू। जैसे जो मोहित खान आपके गांव के ही हैं, इनके बारे में कुछ पहले भी कुछ किसी तरह की इस तरह की जानकारी थी? तमाम जने रह के का बताइए, वो हमेशा ऐसे करते। तो बच्ची ने आपको क्या कब बताया? बीमार धीरे धीरे परेशान, तबीयत खराब हो गई तो फिर हम बताए, तब कार्रवाई करें, जांच कराएं। तो अब जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर भी चल गया, जेल तो चले ही गए, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा आपको? कहीं सब ठीक कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले सीएम योगी ने भी पीड़िता की मां से मुलाकात की थी। उन्हें भरोसा दिया था कि आरोपी चाहे जितना भी रसूखदार हो, उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। योगी ने जो कहा वो किया भी। कल मोहित की अवैध बेकरी और बेकरी के पास उसने जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री वॉल बनवाई थी, उसे ढहा दिया गया। और अब योगी सरकार मोहित की दूसरी अवैध संपत्तियों पर भी एक्शन करने की तैयारी में है। मोहित की चल अचल संपत्तियों की जांच हो रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इसमें धर्म और जाति नजर आने लगी है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ये पूछ रहे हैं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में 2 रेप केस के आरोपी ठाकुर हैं, योगी का बुलडोजर वहां कब गरजेगा? हमारे गाजीपुर अपने लोकसभा क्षेत्र में मैं घटना बता रहा हूं। 2.5 साल की बच्ची और 50 साल का दरिंदा जो हिस्ट्री सीटर है, हम उसकी नाम बताएंगे तो आप, उसका नाम है अशोक सिंह और उसका तखल्लुस बड़ा सुंदर है, बिल्लू बाबा। उसने उसको रेप किया है। दूसरी घटना है, थाना है बुढ़खुड़ा, रेलवे में टीटी साहब हैं। रेलवे में जो टीटी साहब हैं, उन्होंने एक बच्ची है, आई है दाना भुनवाने के लिए भड़भुजे की दुकान पर, उसको बहला फुसला करके अपने घर पे टीवी दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि यहाँ देर है, लाइन लगेगी तुम्हारा दाना भुने जाने में, तू टीवी देख ले, गाना आ रहा है। और अंदर ले जाके उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। बुरा हाल है। और यह सज्जन, इनका भी नाम है अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू, ये 35 वर्ष के हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे जात से कि दोनों लोग ठाकुर हैं, इसलिए योगी जी पकड़ भी लिए गए और दोनों दरिंदे जल्दी से जेल में डाल दिए गए। खबर न चले, आप चैनल के लोगों ने भी उसमें सहयोग किया। गैंगरेप केस में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है, तो उधर योगी सरकार का एक्शन भी नॉनस्टॉप चल रहा है। मोहित पर तो प्रशासन का शिकंजा कसा ही है। इस केस में भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो गए हैं। इन सभी पुलिस कर्मियों के ऊपर गैंगरेप केस में लापरवाही करने का आरोप लगा है। अयोध्या के बदरसा इलाके में मोहित खान भी दहशत हुआ करती थी। पुलिस के साथ उसकी साठगांठ हुआ करती थी और इसी का फायदा उठाकर उसने आसपास की सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जमाया हुआ था। मोहित खान का ग्राम सभा की जमीन, सरकारी तालाब, दलितों की भूमि, शमशान और यहां तक कि सरकारी जमीन पर भी अपना कब्जा कर रखा था। लेकिन अब सरकार ने इन सभी अवैध कब्जों को एक एक करके मुक्त करा लिया है और जो बची हुई हैं उन्हें मुक्त कराने का काम जारी है। अयोध्या का ये भदरसा इलाका है और मोहित खान की ये बेकरी है जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, क्योंकि ये आरोप है कि ये तालाब बगल में जो दिखाई दे रहा है इसी की जमीन ये भी थी और यहाँ पर मोहित खान ने अपनी बेकरी बना दी थी। अब बेकरी में मशीन्स भी लगी हुई थी, आधुनिक मशीन्स लगी हैं जिसमें बेक किया जाता था। पूरी बेकरी को बुलडोजर चला के गिरा दिया गया है
और सिर्फ ये बेकरी नहीं, कहा जा रहा है कि इधर जो ये कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पीछे, ये भी तालाब की जमीन पर इलीगल तरीके से बनाया गया है। इस पे निशान लगा दिए गए हैं। हालांकि इसमें एक बैंक है, तो बैंक को नोटिस दिया गया है खाली करने का। तो जब ये बैंक खाली कर देगा तो जितने हिस्से में निशान लगाया गया है उस पर भी बुलडोजर चलेगा।